ऑनलाइन चैनल में स्वागत है आपका। आज हम क्लास 5th कंप्यूटर चैप्टर 1 कंप्यूटर एवेलुएशन जो चैप्टर का नाम है इसका सेकंड पार्ट करेंगे। लास्ट चैप्टर में हमने कंप्यूटर जनरेशन के बारे में बात की थी कि उसमें कितने जनरेशन के कंप्यूटर हैं। आज जो कंप्यूटर हम यूज़ कर रहे हैं वो 5th जनरेशन कंप्यूटर है। इसमें प्रोसेसर भी उसी के अंदर है, बैटरी भी उसी के अंदर है। लेकिन जो इससे पहले डेस्कटॉप कंप्यूटर्स थे जो आज भी ऑफिसेज़ में यूज़ होते हैं, उनके अंदर बैटरी का प्रोसीजर नहीं होता, इसलिए उनके नीचे एक छोटा सा बॉक्स रखा रहता है जिसे यूपीएस कहा जाता है। वो इसलिए होता है कि जब तक बिजली आ रही है तब तक तो आपका कंप्यूटर चलेगा, लेकिन जैसे ही बिजली चली जाएगी तो ऐसा ना हो कि जितना आपने काम किया है वो सारा अनसेफ हो, सेव नहीं किया आपने, कंट्रोल एस नहीं किया है उस डॉक्यूमेंट पे, तो वो डाटा जो है वो आपका चला जाएगा और वो सारी मेहनत आपको दोबारा करनी पड़ेगी। तो यूपीएस का काम है थोड़ी देर बैटरी चार्ज करके रखना ताकि आपका जो डॉक्यूमेंट है उसे आप सेव करके एग्जिट कर सको। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर का वर्गीकरण उनके आकार और गुणवत्ता के आधार पर फर्स्ट सुपर कंप्यूटर होते हैं, सेकंड मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं। इन कंप्यूटर्स को किस तरह से हम क्लासिफाई करते हैं? फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, या आपकी बुक में जैसा है वैसा ही यहाँ पे भी है, बस हिंदी में नीचे मीनिंग समझाइए, बाकी मैं डिटेल इसमें बता दूंगी आपको। सुपर कंप्यूटर एज द नेम डिनोट्स दीज आर द मोस्ट पावरफुल computer in the world. Supercomputer are used for special purpose that these are the fastest computers. Supercomputer use many processors, cheap, and can process billions of instruction per second. They are used to intensive calculation in seconds. They are used perform in various field like weather forecast, stock exchange, nuclear energy reaction. At IBM Tri-IT Park are some of the supercomputers producers company. अब सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर, जैसे नाम से पता चलता है शक्तिशाली कंप्यूटर है, दुनिया में इसे सुपर कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। जिसके पीछे बनाने के लिए मोटिव क्या था कि जल्दी से जल्दी और बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन जिसमें कम टाइम लगे की जा सके। जैसे आप ये देखिए, ये एक सुपर कंप्यूटर का प्रोसेसर है। अगर किसी के पास पुराने मॉडल का फ्रिज होगा तो फ्रिज के पीछे भी आप देखेंगे कि इस तरह की कॉर्ड्स लगी रहती हैं, वायर लगी रहती हैं पतली पतली सी ऊपर से नीचे तक। उनका काम होता है कि सिस्टम को सही ढंग से एनर्जी जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। आपके फ्रिज में जो सबसे ऊपर का चैम्बर होता है उसमें बर्फ़ जमाई जाती है, वहाँ का टेम्परेचर और नीचे का टेम्परेचर दोनों में बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि अगर वो टेम्परेचर और नीचे का टेम्परेचर एक रहेगा तो आपकी सब्जियां भी नीचे फ्रोज़न हो जाएंगी, जम जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, नीचे जो दूध या सब्जी आप रखते हो वो नॉर्मल रहती है, ठंडी रहती है, ख़राब नहीं होती, लेकिन उसमें बर्फ़ नहीं जमती। और उसका रीज़न है टेम्परेचर का अलग होना। ये टेम्परेचर मेंटेन करने का काम उसके पीछे लगी वायर्स करती हैं, जिसे कंप्रेसर या प्रोसेसर कहते हैं। उसमें फ्रिज में कंप्रेसर होता है जो कंप्यूटर वो टेम्परेचर मेंटेन करता है। ये जो आप देख रहे हैं ये अलमीरा जैसे बड़े बड़े से, तो ये जो है यहाँ पे ये सारा प्रोसेसर है। जितना डाटा आ रहा है बाहर से उस डाटा को सेग्रीगेट करना, मतलब उसको डिवाइड करके अलग अलग चीज़ों में बांट के डालना। इसका एक मैं बहुत अच्छा उदाहरण देती हूँ। आपने रावण मूवी देखी होगी, उसमें एक जगह पे है जहाँ पे रावण बाहर निकल आता है, समथिंग कुछ ऐसा होता है, और एक पर्सन होता है जो जाके कहता है कि मैं जाके चेक करता हूँ कि कहाँ पे क्या दिक्कत है। तो वहाँ आपने देखा कि वो एक चौकोल सा डिस्क निकालता है, साफ़ कर रहा होता है जब विलन की एंट्री होती है। तो वो जिस जगह वो खड़ा है वो यही चैम्बर है, वो प्रोसेसर है सारा, जिस जगह से आपका सिस्टम ऑपरेट हो रहा है, जहाँ से उसमें डाटा फीड किया जा रहा है। अभी इसे और बेहतर तरीके से हम आगे समझते हैं। ये सुपर कंप्यूटर है, इसमें बहुत फास्ट कैलकुलेशन होती है। आपको पता है यहाँ से करोड़ों मील की दूरी पर सूरज है, चंद्रमा है, आने जाने में, टाइम ट्रैवल करने में बहुत टाइम लगाता है। तो वो कैलकुलेशन आप फिंगर्स पे या कैलकुलेटर में तो नहीं कर सकते, उनके लिए बनाए जाते हैं सुपर कंप्यूटर। इसी तरह न्यूक्लियर रिएक्टर होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर एक चेन रिएक्शन होती है उसमें। आप इस चीज़ का अंदाज़ा ऐसे लगाओ जैसे आप बम फोड़ते हो तो एकदम धुआं निकलता है और रोशनी निकलती है तेज़ी से।
अब आप ऐसे ही करोड़ों बम इमेजिन कर सकते हो कि वो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर फूटते हैं, बहुत तेज़ी से एनर्जी रिलीज़ होती है और उसी एनर्जी के साथ में रेडिएशन रिलीज़ होता है। आप सोच के देखिए कि 1 घंटे के अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर में इतनी बिजली बनती है कि पूरी दिल्ली को बिजली मिल सकती है 2-3 घंटे के लिए। और दिल्ली कोई छोटी सी तो दिल्ली है नहीं, बहुत बड़ी दिल्ली है, लाखों लोग रह रहे हैं यहाँ पे और हर घर में बल्ब पंखा सब कुछ चल सकता है, इतनी बिजली उसमें जनरेट हो जाती है चेन रिएक्शन के थ्रू। और ये चेन रिएक्शन कैसा है कि इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको बहुत जल्दी जल्दी कैलकुलेट करने वाली मशीन चाहिए। दैट मशीन्स आर दीज सुपर कंप्यूटर्स। इसे चलाने के लिए बहुत कुशल लोगों की ज़रूरत पड़ती है, साधारण लोग इसे नहीं चला सकते। जितनी आसानी से आप अपनी मम्मी का फ़ोन ले लेते हो और उसको चला लेते हो, ऑपरेट कर लेते हो, या स्कूल के कंप्यूटर्स यूज़ कर लेते हो, उतनी आसानी से आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें डाटा जो है वो स्पीड के साथ आता है और उसको मेंटेन करने के लिए उतनी ही स्पीड से आपको हाथ चलाने पड़ेंगे और उसकी कमांड्स डालनी पड़ेंगी। आपने मंगलयान वाला देखा होगा मूवी, उसमें हर बॉक्स के ऊपर वो हर एक वर्क स्टेशन है जहाँ पे बैठ के वो लोग अलग अलग काम कर रहे हैं कि हाँ अब उसकी स्पीड कम है, अब उसकी स्पीड ज़्यादा है, उसमें ये चीज़ काम कर रही है, वो चीज़ काम कर रही है। ये सारे जो हैं ये एनालॉग कंप्यूटर्स हैं जिनकी स्क्रीन्स पे वो लोग काम कर रहे हैं, ताकि डेटा जो है वो स्पीड से आ रहा है उनके पास और उसी स्पीड से वो एनालाइज करके आपको चीज़ की पोजीशन बता रहे हैं। ठीक है, इसे चलाने के लिए बहुत कुशल लोग चाहिए होते हैं, ट्रेंड पर्सनल चाहिए होते हैं, साधारण लोग इसे नहीं चला सकते। आपके और हमारे बस की बात नहीं इसे चलाना, ट्रेनिंग होती है पूरी। और सुपर कंप्यूटर मौसम की जानकारी देना, न्यूक्लियर प्रोग्राम, स्पेस के प्रोग्राम इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनके लिए लंबी लंबी कैलकुलेशन या गणनाओं की ज़रूरत पड़ती है। आप कोई भी एक्ट करते हैं, जैसे अभी आज का मौसम देखिए कि बहुत तेज़ शाइनी मौसम है, धूप निकल रही है, आने वाले 4-5 दिनों में किस तरह का वेदर होगा, इस सारी चीज़ों के लिए मॉनिटरिंग होती है। जो आपके सैटेलाइट्स आपके पृथ्वी के ऊपर घूम रहे हैं, जिनके थ्रू आपके टीवी चल रहे हैं, डीटीएच है, ये सबके घरों के आगे डिश लगी हुई है, ये छतरी लगी हुई है, इस छतरी में एक बॉक्स सा लगा हुआ है ऊपर प्लास्टिक का। सैटेलाइट, आप जब टीवी ऑन करते हो, सेट टॉप बॉक्स को सिग्नल जाता है कि आपने टीवी को ऑन किया है। उसके बाद में वो टीवी का सिग्नल आपके सैटेलाइट को बताता है, सेट टॉप बॉक्स सैटेलाइट को बताता है कि जी टीवी ऑन हो चुका है। अब सैटेलाइट जो है वो ट्रांसमिशन करती है और आपकी ये जो छतरी है, डिश जो है, ये उस ट्रांसमिशन को कैच करता है और फिर उसको डिवाइड करता है। आपके ही एक ये टीवी में कम से कम एक टाइम में 100 के ऊपर चैनल है। हर आदमी एक समय में एक ही चैनल तो देखता नहीं, अलग अलग चैनल देख रहा है। उस अलग अलग चैनल की अलग अलग फ्रीक्वेंसी है और वो सारा जितना भी डेटा आपके पास आ रहा है वो हर जगह सेग्रीगेट हो के आ रहा है, मतलब हर जगह बट रहा है। आप समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? ये जो इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस है, आपने सिर्फ टीवी का स्विच ऑन किया, लेकिन उतनी बीच में इतना लंबा प्रोसेस हो गया जिसकी आपको अंदाज़ा भी नहीं है। आपके 2 बार पलक झपकने से पहले करोड़ों डाटा इधर से उधर ट्रांसमिट हो चुका है। दिस इज़ कॉल्ड द इम्पॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर इन योर लाइफ, इन आवर लाइफ, राइट। इसका ड्रॉबैक यही है कि ये बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड स्किल्ड लोग चाहिए इसे चलाने के लिए। सेकंड चीज़, ये बड़े सेंसिटिव होते हैं, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेंटेन करनी पड़ती है, डस्ट मेंटेन करनी पड़ती है कि डस्ट ना जाए। और ये इतना बल्कि होता है, बल्कि मतलब ये इतना बड़ा होता है कि इसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया जा सकता। जो सर्वर्स इन चीज़ों के लिए लगते हैं वो परमानेंट हैं। आपने देखा ना, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, इसी तरह आपका बेंगलोर में इसका सेंटर है जो यहाँ डाटा एनालिसिस करता है, इसी तरह ICMR है जो मेडिसिन्स के लिए काम करता है। तो इनके अंदर जो ये प्रोसेसर्स रखे हुए हैं, इस तरह की जो अलमारियाँ रखी हुई हैं, वो प्रोसेसर्स कई लंबे समय से रखे हुए हैं, उनको बस मेंटेन करना रहता है, उसमें डाटा रोज़ का रोज़ अपडेट होता रहता है। ये इतना बल्कि सिस्टम है कि इसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। जैसे आप अपना लैपटॉप, फ़ोन या डेस्कटॉप ले जाते हैं, उतनी आसानी से इसको इधर से उधर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसमें डस्ट की वो होती है। तो ये सिस्टम आपके स्कूलों में भी आपने देखा होगा, जब आप कंप्यूटर रूम में जाते होंगे
तो आपसे जूते बाहर निकालने के लिए कहा जाता होगा कि आप जूते बाहर निकाल दीजिए। अगर उसके अंदर कंप्यूटर रूम के अंदर जाने के लिए कोई स्पेशल स्लीपर्स वहाँ होंगे तो रबड़ के स्लीपर्स दिए जाते होंगे, अदरवाइज़ आपको कहा जाता होगा कि शूज़ और वो बाहर निकालिए और नंगे पैर अंदर जाइए, ताकि डस्ट जो है वो कम से कम बाहर से कंप्यूटर के पास पहुँचे। डस्ट उसको ख़राब करती है, ठीक है। सुपर कंप्यूटर के नुकसान, इसे चलाने के लिए ज़्यादा पढ़े लिखे तकनीकी विशेषज्ञ चाहिए। यह बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, आसानी से ख़राब होने वाली मशीन है, इसलिए इसे बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना होता है। इसके टेम्परेचर को मेंटेन रखना पड़ता है। ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता, अगर मॉइस्चर चला जाएगा, आपने देखा होगा कई बार मिस्टेक हो जाती है, फ़ोन में पानी चला जाता है या आपने फ़ोन किसी ऐसी सरफेस पे रख दिया जहाँ पानी पड़ा हुआ था, तो क्या होता है मॉइस्चर की वजह से आपकी स्क्रीन ब्लर करने लगती है, हिलने डुलने लगती है, या हो सकता है थोड़ी देर के लिए इमेज ही गायब हो जाए। आपके फ़ोन का जो भी ऊपर का स्क्रीन रहता है वो समझ में नहीं आता। थोड़ी देर आप उसको धूप में रखते हो, मॉइस्चर उड़ जाता है तो वो दोबारा से फंक्शन करना शुरू कर देता है। यानी मॉइस्चर भी एक मेन कंटेंट होता है किसी भी मशीन को ख़राब करने के लिए। बाकी ये मैंने अभी आपको समझा दिया। इंडियन सुपर कंप्यूटर परम 8000 इज़ कंसिडर्ड एज India's first supercomputer. It was indigenously built by 1991. Indigenously built by का मतलब होता है जो आपने खुद से बनाया है, मतलब ये पूरी की पूरी इंडियन टेक्नोलॉजी है, इंडियन साइंटिस्ट ने ही बनाया है विदाउट एनी हेल्प ऑफ अदर बिग कंट्रीज़। नासा वगैरह की कोई हेल्प नहीं ली, उन्होंने अपने से ही बनाया है। और नासा में भी हमारे ही लोग काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे है एडवांस कंप्यूटिंग। इन जून 2017 इंडिया हैज़ 4 कंप्यूटर ऑन टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स प्रेजेंट इन द वर्ल्ड एट प्रेजेंट। सहस्त्र डेवलप्ड बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस रैंक 165। ये बताने की यहाँ क्या ज़रूरत थी? देखिए, इंडिया ने जो सुपर कंप्यूटर बनाया उससे उसके स्पेस प्रोग्राम में बूस्ट मिला है। उसकी जो आर्म फोर्सेस जो यूज़ करती है उस टेक्नोलॉजी में मतलब उसमें बूस्ट मिला है, ताकत मिली है उस चीज़ को। आप मंगलयान की बात कर लें, आप चंद्रयान की बात कर लें, इनको स्पेस में भेजने के लिए उससे पहले कैलकुलेशन की जाती है कि कितना एनर्जी फ्यूल लगेगा, ये सारी चीज़ें। तो उसके लिए बहुत बेटर चीज़ है कि ये कंप्यूटर्स बनाए हैं। अब इंडिया अपने भी सैटेलाइट लॉन्च करता है और अपने से ज़्यादा बाहर के लॉन्च करता है। जब PSLV अभी गया था लास्ट में तो 45-40 के आसपास उनके सैटेलाइट कैरी करके लेके गया था। तो ये एक बहुत अच्छा वो है, साइन है कंप्यूटर के उसमें कि हमारी जो कंप्यूटर को काम करने की जो हमारी पकड़ है इंडियन ब्रेन की, वो बहुत अच्छी है। Mainframe computer can process data at very high speed and also can process millions of instructions in a second. They use more than one processor chip. They can support a large number of users in thousands lakhs simultaneously, such as railway, airlines, banking at 17 simultaneously. अच्छा, यहाँ simultaneously means होता है एक साथ में, simultaneously एक साथ में कैसे? देखिए, आप लोग ATM गए होंगे बहुत बार मम्मी के, पापा के, किसी के साथ में। तो ATM की जो मशीन है वो फुल फ्लैज कंप्यूटर है, उसमें कंप्यूटर की स्क्रीन भी होती है। आप उसमें एक डाटा डालते हो और अपना कार्ड इंसर्ट करते हो। आपके कार्ड में जो ATM के लिए जो कार्ड यूज़ करते हैं उसमें चिप लगी होती है और उस चिप में आपका डाटा होता है। आपका डाटा मतलब आपका अकाउंट नंबर, आपके अकाउंट की क्या सिचुएशन है, वो सब कुछ होता है। और जैसे ही आप उसको इंसर्ट करते हो उसके अंदर, तो ATM की मशीन आपके बैंक की जो मशीन है, मेन सर्वर है, वहाँ पे ये बताती है कि ये व्यक्ति मिस्टर ABC जो भी नाम है सॉरी, इसको यहाँ पंच कर रहा है, यानी वो अपने अकाउंट की डिटेल जानना चाहता है। उसके बाद में आप बताते हो उसे कि ये सेविंग का अकाउंट है या दूसरा अकाउंट है, तो उस अकाउंट के हिसाब से आप वहाँ पे प्रेस करते हो। इतना तो सब बच्चों ने देखा होगा। और दूसरा, फिर आप जो अमाउंट लेना चाहते हैं वो अमाउंट का फिगर वहाँ डालते हैं। मान लीजिए आपको 2000 रुपये चाहिए तो आपने 2000 रुपये उसमें डाल दिए। अब मशीन आपको बताती है कि इसमें, पहले वो चेक करती है, प्रोसेस करती है उस चीज़ को, थोड़ा टाइम लेती है, प्रोसेसिंग इज स्टिल गोइंग ऑन, इस तरह का एक मैसेज उस पर डिस्प्ले होता है कि अभी काम चल रहा है, शांति से खड़े रहें। अब उसमें क्या है कि जैसे ही आपने उसमें डाटा कार्ड पंच किया तो आपकी इस सिस्टम में उस सिस्टम की डिटेल आई कि ये
मिस्टर एक्स हैं जो कि अपना पैसा निकालना चाह रहे हैं 2,000 रुपये, तो पहले वो चेक करेगा कि आपके अकाउंट में 2,000 रुपये हैं भी या नहीं है। आपके अकाउंट में 500 रुपये हैं तो आप 2,000 नहीं निकाल सकते। आपके अकाउंट में 10,000 रुपये हैं तो बताएगा कि आप अगर 2,000 रुपये निकाल लोगे तो बाकी का बैलेंस ये है। यही प्रोसेस है काम करने का। अब आपने उसमें डाला, पैसे निकाल लिए, ठीक है। ये सारा जो प्रोसीजर है ये आपने सिर्फ अमाउंट निकालने के लिए किया। उसी बैंक में हो सकता है बहुत सारे एटीएम अलग अलग जगह हैं, कई सारे लोग एक समय में बहुत सी ट्रांजैक्शन करते हैं, कई लोग पैसा निकाल रहे हैं, कई लोग बैलेंस जानने के लिए उस कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्या है, एक समय पे बहुत सारे जगहों से जो एटीएम्स हैं उनसे इन्फॉर्मेशन ली जाती है। और इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है? आपके बैंक का कंप्यूटर, मेन सर्वर जो है वो वहाँ से ट्रांसमिट कर रहा है कि हाँ, अगर किसी ने पूछा है कि उसका बैलेंस क्या है तो वो उसको बैलेंस की इन्फॉर्मेशन देगा। किसी ने अमाउंट निकाला है तो वो उसको अमाउंट की वो देगा कि आप इतना अमाउंट निकाल लो और उसके बाद आपका बैलेंस इतना है, ठीक है। एक साथ काम करने का मतलब है, साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है और टाइम पे यूज़ होता है, इसलिए आपको इसको दिमाग में रखिएगा। की फीचर्स हैं इसके, contain large memory capacity, smaller in size than supercomputer, allowed networking of up to 100 टर्मिनल्स होते हैं। जैसे आप जैसे मान लीजिए यहाँ रहते हैं आप, स्कूल का ही लगा लीजिए कि आपका स्कूल है जहाँ पे, उस स्कूल के आसपास ट्रांसफार्मर होगा जिससे उस पूरे एरिया को बिजली मिलती है। अगर वो ट्रांसफार्मर उड़ जाए या ख़राब हो जाए तो पूरे एरिया की लाइट कुछ टाइम के लिए चली जाएगी। इसी तरह अलग अलग जगह पे अलग अलग टर्मिनल्स होते हैं, अलग अलग ट्रांसफार्मर्स होते हैं। उसी तरह इसके कंप्यूटर के भी टर्मिनल्स होते हैं, यानी हर बैंक का डाटा अलग अलग जगह उसमें डाला जाता है। क्योंकि आप जिस एरिया में रहते हैं, ऑब्वियस सी चीज़ है कि आपका बैंक भी आसपास ही होगा और एक मेन सर्वर होगा जहाँ हेड ऑफिस है, वहाँ उन सारे चीज़ों का डेटा होगा। आपके अकाउंट की एक डिटेल वहाँ पे भी है और जो भी ट्रांजैक्शन आप करते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, बैंक को, जो आपकी बैंक की ब्रांच है उसको मिलती है, प्लस उसके हेड ऑफिस को मिलती है, ठीक है। एक ही समय में इतनी सारे ट्रांजैक्शन होती है और इतना सारा डाटा इधर से उधर जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर में बहुत स्पीड से बहुत ज़्यादा डाटा एक समय में कैलकुलेट किया जाता है। एक समय में बहुत सारी इंस्ट्रक्शन ये ले सकता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि कुछ लोग पैसे के लिए एटीएम यूज़ कर रहे हैं और कुछ लोग अपना बैलेंस जानने के लिए कर रहे हैं, लेकिन कर तो दोनों एटीएम ही यूज़ रहे हैं ना। और उन्हें समझकर प्रोसेस कर सकता है बहुत जल्दी, बहुत तेज़ गति से। इन कंप्यूटर में प्रोसेस चिप लगी होती है, एक समय में बहुत बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं को अच्छे रिजल्ट और जानकारी प्रदान कर सकता है। इस प्रकार के कंप्यूटर रेलवे, बैंक, एयरलाइंस वगैरह में होते हैं। जैसे रेलवे में आप टिकट वगैरह बुक करते हैं तो उसका स्टेटस आप फ़ोन पे देख लेते हैं कि हमारी कंफर्म हुई है या नहीं हुई है। इतनी इन्फॉर्मेशन के लिए लाखों सर्वर लगे हुए हैं और करोड़ों एम्प्लॉय लगा हुआ है। मेन फ्रेम कंप्यूटर की विशेषताएं, एक समय में बहुत बड़ी मेमोरी याद रखने की क्षमता इन कंप्यूटरों में होती है। एक समय में 100 से ऊपर जानकारी पाने वालों को ये जानकारी दे सकते हैं, डाटा दे सकते हैं। जैसे आप बैंक में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो बैंक का या आपके खाते की सारी डिटेल आपको फ़ोन पे या कंप्यूटर पे मिल जाती है। इसका मतलब ये किसी एक जगह तो इकट्ठी है और जब आप मांगेंगे तब आपको प्रोवाइड हो जाएगी। ये है वो सिस्टम। ये सिस्टम जो इसमें दिखा रखा है, ये इमेज मोस्टली आपको बैंकों में देखने को मिलेगी। और ये इस तरह के बड़े बड़े से, ये जो इसमें आपको ये छोटे छोटे ये दिख रहे हैं ना, अलमारी जैसे, ये जैसे ड्रॉर होते हैं, ये है इनके CPU। एक छोटा कंप्यूटर जो आप देखते हैं ना अपने स्कूल में, उसमें साइड में वो CPU रखा रहता है, वही है ये CPU। इसके ब्रांच के जितने भी जगह से ये ATM से कनेक्टेड है, हेड ऑफिस से कनेक्टेड है और यहाँ जो बैठे लोग काम करते हैं उनसे कनेक्टेड है, ठीक है। ड्रॉबैक क्या है इसका? हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स इसको यूज़ करते हैं, एक्सपर्टीज़ चाहिए होती है, मतलब एक्सपर्ट आदमी ही चाहिए इसके लिए ऑपरेट करने के लिए। सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी इज़ रिक्वायर्ड। इसका मतलब क्या है? देखिए, आप जब एक कंप्यूटर पे या फ़ोन पे कुछ टाइप करते हैं तो उससे फ़ोन की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। आपने कुछ टाइप किया, नहीं पसंद आया, डिलीट मार दिया। लेकिन अगर इन कंप्यूटर्स में ये कोड के थ्रू चलते हैं, जो अभी आप आगे पढ़ी होगी, पिछले साल भी आपने पढ़ी थी, कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है C++, C, कोबाल,
इसी तरह की फॉक्स प्लस, इस तरह की लैंग्वेज होती है जो कोड होते हैं स्पेसिफिक। अगर वो कोड एक भी अलग आगे पीछे गया तो पूरा का पूरा सर्वर बैठ जाएगा। सर्वर बैठने का मतलब है कि उसका डेटा जो है वो डैमेज हो जाएगा। आप कई बार सुनते हैं ना कि बैंक का डेटा हैक हो गया। हैक होने का क्या मतलब होता है? उस कोड को मिलता जुलता कोड किसी ने डाला और आपकी इन्फॉर्मेशन निकाल ली। ये चीज़ होती है हैकिंग। आप या हम इस चीज़ को नहीं जानते। अगर हम बैंक में काम करते हैं, बैंक के एम्प्लॉय हैं, तो हमें एक काम करने के लिए कोड मिलेगा, हम उससे लॉगिन करेंगे और उसके अंदर जाके अपना काम करेंगे, मतलब डेटा डालेंगे। इसलिए अगर एक छोटी सी मिस्टेक उसमें हो जाती है ऊपर नीचे, तो पूरे उसका डेटा जो है वो उड़ सकता है, करप्ट हो सकता है, या हो सकता है सर्वर ही बैठ जाए। तो इसके लिए बहुत एक्सपर्ट लोग चाहिए होते हैं और फुल ट्रेनिंग के साथ इसको काम में लिया जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर।